नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, भारत चीन सीमा पर लद्दाख क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन वहां से वार्निंग शॉट्स फायर करने की बात आ रही है, प्रोवोकिंग शॉट्स फायर करने की बात आ रही है। दोनों देशों की सेनाओं की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि उसने घुसपैठ की और उसने मार भगाया, या जो सामरिक महत्व के क्षेत्र हैं, इलाके हैं, वहाँ पर कब्जा करने की होड़ भी मची हुई है। तो ये एक तरह से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, टकराव की स्थितियाँ बढ़ती जा रही हैं। दोनों देशों की सेनाओं का जमावड़ा सीमा के दोनों तरफ बढ़ता जा रहा है और ये तनाव बढ़ते बढ़ते और दूसरे क्षेत्रों में सेंट्रल जो क्षेत्र है वहाँ सिक्किम सेक्टर है, वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ भी फैलता दिख रहा है। अभी अरुणाचल प्रदेश के 5 लोग अपहृत कर लिए गए या वो चीनी क्षेत्र में चले गए। ये स्थितियाँ बार बार निर्मित हो रही हैं जो तनाव को बढ़ाने में योगदान दे सकती हैं। अब सवाल उठता है कि इस तनाव के बढ़ते समय में वो कौन से रास्ते हैं जिनसे समाधान की राह तलाशी जा सकती है, और जो अभी तक किया जा रहा है वो क्यों नहीं फलोत्पादक हो रहा है, उसके कोई अच्छे नतीजे क्यों नहीं निकल रहे हैं। अभी आपको पता है कि हर स्तर पर, चाहे वो सैन्य स्तर पर हो, चाहे राजनीतिक या राजनयिक स्तर पर हो, बहुत स्तर पर बातचीत पिछले 3-4 महीनों से चल रही है, लगातार चल रही हैं, लेकिन वो कहीं सिरे नहीं चढ़ रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ये चीज़ें अभी नहीं संभली और बातचीत से कोई समाधान नहीं निकला तो कोई बड़ा टकराव पैदा हो सकता है जो कि बहुत ख़तरनाक हो सकता है दोनों देशों के लिए और इस पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए भी। इसलिए ज़रूरी है कि अब कोई नया रास्ता तलाशा जाए, और लगता है कि एक नया रास्ता तलाश लिया गया है और उसमें नए रास्ते में एक नया मध्यस्थ की एंट्री हुई है और वो है रूस। रूस को एक मध्यस्थ के रूप में दोनों देश इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो रूस की भूमिका क्यों देखी जा रही है, वो ये इस बात से सिद्ध होती है कि जिस तरह से लगातार अभी हाल में रूस के भारत में राजदूत ने कहा कि रूस दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सीधे किसी तरह से दखल नहीं दे रहा है, ना उसकी ऐसी करने की इच्छा है। तो रूस ने अपनी एक भूमिका वो निभा रहा है, ये तो स्पष्ट कर ही दिया, राजदूत ने भी कर दिया। और हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार भारत के मंत्री रूस का दौरा कर रहे हैं। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए और वो वहाँ के चीन के रक्षा मंत्री के साथ उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की। ये और बात है कि उस बातचीत से कुछ निकला नहीं, बर्फ़ पिघली नहीं, बर्फ़ टूटी नहीं, और बल्कि ये भी देखने को मिला कि दोनों देश अपनी पोजीशन से हिलने को तैयार नहीं हैं, और थोड़ा सा कड़वाहट भरे बयान भी उसके बाद देखने को मिले। अब भारत के विदेश मंत्री जयशंकर वहाँ पहुँच रहे हैं और वहाँ पर चीनी विदेश मंत्री वांग ई भी होंगे और उन दोनों के बीच भी मुलाकात का होना तय है। तो जाहिर है कि ये जो मुलाकातों का दौर शुरू हुआ है उसमें वो भी रूस में हो रहा है, तो ये रूस की एक भूमिका इसमें स्पष्ट तौर पर नज़र आ रही है और इसे एक सकारात्मक ढंग से लिया जाना चाहिए। इस भूमिका को किस तरह से देखा जाए इस पर हम अभी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि गोदी मीडिया खबरों के साथ न्याय नहीं करता है, उनको तोड़ता मरोड़ता है, बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है, तो कृपया स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें आपको एक लिंक मिलेगी, उसको क्लिक कीजिए और अपनी पसंद की सदस्यता चुन लीजिए। वापस लौटते हैं, रूस की भूमिका किस तरह से हो सकती है, क्यों हो सकती है, कोई दूसरा क्यों नहीं हो सकता है। आप जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि वो दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर सकते हैं, मध्यस्थ बनना चाहेंगे। दोनों देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया है और ये स्वाभाविक भी है। अव्वल तो चीन कतई अमेरिकी भूमिका को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका की पूरी तरह से भूमिका पक्षपातपूर्ण रही है। पिछले 6 महीनों से हम लगातार देख रहे हैं कि वो चीन के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है, जबकि हालांकि ये लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से ही चीन से चल रही है, ट्रेड वार से लेकर और कोरोना वार तक ये लगातार चल रहा है।
तो चीन के मन में अमेरिका को लेकर बहुत सारी आशंकाएं हैं, इसलिए उसकी मध्यस्थता वो स्वीकार कतई नहीं करेगा। और भारत भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका को मध्यस्थ के रूप में स्वीकार करने की बात कह के चीन के मन में और भी डर पैदा करे और भी आशंकाएं पैदा करे, और जाहिर है कि वो भूमिका नहीं निभा सकता। लेकिन रूस चूंकि दोनों देशों का गहरा मित्र है, भारत तो उसकी मित्रता की परख कई बार कर चुका है, चाहे वो 1971 का बांग्लादेश युद्ध हो, बांग्लादेश मुक्ति अभियान हो, या फिर हाल में धारा 370 जब हटाई थी केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से, तो इस मामले में जो सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य, उनमें रूस सबसे पहला देश था जिसने कहा था कि वो भारत का आंतरिक मामला है और वो उसमें किसी तरह का दखल नहीं देना पसंद करेगा, और एक तरह से उसने संकेत दिया था कि इस विलय को उसकी तरफ से हरी झंडी है। तो भारत सरकार का भी विश्वास रूस पर पुख्ता हुआ है, और उधर चीन ने अपने पुराने विवादों को निपटा लिया है रूस के साथ। उसके भी पहले थोड़े से कड़वे रिश्ते थे, लेकिन अब बहुत सहज रिश्ते हो गए हैं, दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और चूंकि अमेरिका दोनों देशों के पीछे पड़ा रहता है, इसलिए भी दोनों जानते हैं कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, इसलिए उन दोनों के बीच में व्यापार के स्तर पर, राजनयिक स्तर पर, सामरिक स्तर पर, कई स्तरों पर ये सहयोग चल रहा है। तो रूस चीन का भी विश्वास पात्र है और भारत का भी विश्वास पात्र है, तो एक अच्छे मध्यस्थ के रूप में रूस महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, इसमें कोई मतभेद नहीं होने चाहिए। और ये वो कर रहा है और दोनों देश उसको स्वीकार कर रहे हैं, ये जाहिर भी हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक वहाँ मंत्री स्तरीय बातचीत हुई है दोनों देशों की, तो स्पष्ट है कि रूस ने उसके लिए मंच तैयार किया है और अब वो दोनों देशों की इस तरह से मदद कर रहा है। अब अगर हम रूसी राजदूत की बात को लें कि वो कह रहे हैं कि हम केवल वातावरण बनाने का काम कर रहे हैं, हम और किसी भूमिका में नहीं आना चाहते हैं। साफ है कि रूस भूमिका तो निभा रहा होगा, लेकिन पर्दे के पीछे से वो इस तरह के संकेत नहीं देना चाहता होगा, या दोनों देश भी इस तरह के नहीं चाहते होंगे कि रूस की तरफ से संकेत आए कि लोगों को लगे कि किसी को मध्यस्थता करनी पड़ रही है, किसी की मध्यस्थता के ज़रिए दोनों देश समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों देश आपस में बातचीत करके रास्ता निकालने में सक्षम नहीं, इस तरह का संदेश नहीं देना चाहते होंगे वो। तो इसलिए एक भूमिका रूस की तैयार हो चुकी है, और रूस की इस एंट्री के साथ एक संभावना, एक उम्मीद भी अब बढ़ चली है कि दोनों देशों के बीच कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जा सकता है। अब ये रास्ते क्या हो सकते हैं, कैसे निकाले जा सकते हैं, इसके कई मोर्चे हैं। दरअसल चीन को केवल सीमा से जुड़ी शिकायतें नहीं हैं, वो ये जाहिर भी कर चुका है। उसे शिकायत है क्वाड से, जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और के साथ मिलकर भारत बनाना चाहता है क्वाड चीन के खिलाफ, वो उसको शिकायत है। उसको शिकायत है भारत के ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका परस्त हो जाने को पर शिकायत है। उसे शिकायत है धारा 370 को हटाए जाने के बाद जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की स्थितियों में परिवर्तन हुए हैं, उससे शिकायत है। उसको शिकायत है कि जिस तरह से अमित शाह गृह मंत्री ने बयान दिया था लद्दाख के उस क्षेत्र को लेकर जो चीनी कब्जे में है, उसको छुड़ाने को लेकर उस पर आपत्ति है। और उसकी सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि जो चीनी कारोबारी हैं, उद्योगपति हैं, उनके व्यापार को भारत में बाधित किया जा रहा है, रोका जा रहा है, उनके ऐप्स को प्रतिबंधित किया जा रहा है, इस सब को लेकर आपत्ति है। तो ये एक पूरी कंसोलिडेटेड बातचीत होगी जिसमें इन सारे मुद्दों पर बातचीत होगी। ऐसा नहीं है कि लद्दाख में इन क्षेत्रों में विवाद है तो केवल वहीं तक सीमित रहे। ये बड़े स्तर पर बातचीत होने की संभावना है, और जाहिर है कि जब बाकी क्षेत्रों में भी किसी तरह की प्रगति होगी तो जो सीमा का तनाव है वो भी ढीला पड़ता जाएगा। सीमा के तनाव में भी यथा स्थिति के बारे में कोई एक सहमति बनाई जा सकती है, और इसमें रूस मददगार साबित हो सकता है। पुराने नक्शे, पुराने जहाँ जहाँ तैनाती थी दोनों सेनाओं की, उसको बहाल करने के लिए रूस एक भूमिका निभा सकता है। एक बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से इस पर काम किया जा सकता है, दोनों पक्षों को वो करीब लाकर समझा सकता है। तो लेकिन ये मुद्दा चूँकि बहुत बड़ा फैल चुका है और इसके लिए
केवल चीन की लगी सीमा विवाद तक इसको सीमित रखकर सोचना गलत होगा। तो इन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं इन बातचीत में इनका जिक्र होगा, इस पर किसी तरह के समाधान की गुंजाइश निकालने की कोशिश होगी। तो बड़े स्तर पर उसका जो आधार है वो ज़रा फैला हुआ होगा और तभी एक समाधान की दिशा में। इसीलिए केवल ये सैन्य समाधान इसका नहीं हो सकता है, सैन्य स्तर की बातचीत में इसका समाधान नहीं हो सकता है। समाधान के लिए राजनयिक स्तर पर बातचीत होगी और उसके बाद दूसरे स्तरों पर भी बातचीत की गुंजाइश खुलेगी। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक ग्राउंड बनाने के बाद दोनों देशों के शिखर नेताओं की भी कोई एक मीटिंग आयोजित करे रूस। भारत और चीन के जो शीर्षस्थ यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इन दोनों के बीच भी एक कोई शिखर वार्ता हो सकती है। तो उसके लिए भी एक ग्राउंड वर्क इन बातचीत के ज़रिए किया जा रहा हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो रूसी भूमिका से उम्मीदें बंधती हैं। कहना मुश्किल है कि अभी आगे कैसे क्या रुख अख्तियार करेगा चीन, कितना वो इस मामले में लचीला रुख अपना सकता है, भारत किन मामलों में लचीला रुख अपना सकता है, उसे दोनों देशों को दरअसल लचीला रुख अपनाना पड़ेगा। भारत को ये चीन का ये डर ख़त्म करना पड़ेगा कि वो अमेरिका परस्त है, वो क्वाड बनाकर उसकी घेराबंदी करना चाहता है, वो धारा 370 हटाकर वो लद्दाख के उस क्षेत्र को जो उसके कब्ज़े में है छीनने की कोशिश करेगा वगैरह वगैरह। ये जो संदेह हैं उनको दूर करके एक ऐसा वातावरण बनाने की ज़रूरत पड़ेगी इसी तरह से चीन की तरफ से लचीलापन दिखाकर। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर काम हो सकता है और रूस की मध्यस्थता में बेहतर ढंग से काम हो सकता है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि रूस की ये जो पहल है, या ये कहें कि तीनों देशों को मिलकर जो पहल कर रहे हैं रूस की मध्यस्थता में समाधान की, वो रंग लाएंगी और आने वाले कुछ समय में कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिल सकेंगी। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा विश्लेषण। भारत और चीन के बीच जो विवाद चल रहा है उसमें रूस की मध्यस्थता को लेकर। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, आप इसे शेयर करेंगे और अगर अभी तक आपने satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब भी करेंगे। आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं कल फिर हाजिर हूँगा एक नए विषय पर अपने विचार रखने के लिए, विश्लेषण करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।